अलजेब्रा यानी कि बीजगणित टॉपिक शुरू करेंगे। उसमें हम आज समीकरण और सर्वसमीकरण का अर्थ पढ़ेंगे। उससे पहले आज हम यह समझते हैं कि समीकरण क्या होता है, यानी कि इक्वेशन। समीकरण में दो राशियाँ होती हैं, एक तो ज्ञात राशि होती हैं और दूसरी अज्ञात राशियाँ होती हैं। अगर समीकरण में एक अज्ञात राशि हो, कितनी अज्ञात राशि हैं? एक अज्ञात राशि, तो उसे एक चर राशि वाला समीकरण कहते हैं। और यदि दो अज्ञात राशियां हो, कितनी अज्ञात राशियां? दो अज्ञात राशियां, तो उन्हें दो चर राशि वाला समीकरण कहते हैं। आइए हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं एक चर राशि वाले समीकरण के। एक चर राशि वाले समीकरण जैसे x + 7 = 10। यहाँ पे एक ही अज्ञात राशि है जो कि x है। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं x² + 6 = 10। इसमें भी एक ही अज्ञात राशि है जो कि x है। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं x³ + 6 = 10। इसमें भी एक ही अज्ञात राशि है जो कि x है। आइए अब हम दो चर राशि वाले समीकरण के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे x + y + 8 = 10। इसमें कितनी अज्ञात राशि हैं? दो, एक तो x है और दूसरा y है। तो इसमें दो अज्ञात राशियां हैं, इसलिए इन्हें हम दो चर राशि वाला समीकरण कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि चर और अचर क्या होता है। चर यानी कि वेरिएबल वैल्यू, यानी कि चर क्या होता है आपका? वेरिएबल वैल्यू होता है। इनका मान क्या करता है? वैरी करता रहता है, यानी कि बदलता रहता है। जैसे x और y, ये सब क्या है? चर हैं। और अचर क्या होता है? अचर यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। इनका मान कांस्टेंट रहता है, यानी कि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 6, 10 या 11, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं वो सभी क्या होते हैं? अचर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की x + 7 = 10, अगर इसमें हम बताएं कि चर कौन सा और अचर कौन सा है, तो x क्या है? हमारा चर है, और 7 या 10 क्या है? हमारा अचर है। ओके, अब हम आते हैं समीकरण के प्रकार पे, यानी कि टाइप ऑफ इक्वेशन। समीकरण के चार प्रकार होते हैं। पहला सरल समीकरण, दूसरा द्विघात समीकरण, तीसरा त्रिघाती समीकरण और चौथा n घाती समीकरण। आइए हम सबसे पहले सरल समीकरण को समझते हैं। यानी सरल समीकरण यानी कि सिंपल इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिनमें चर राशि पर केवल एक ही घात हो, यानी कि एक ही पावर हो चर राशि पे, तो उसे कैसा समीकरण कहते हैं? हम सरल समीकरण कहते हैं। और इससे हमें केवल एक ही मान प्राप्त होता है, यानी कि एक ही वैल्यू प्राप्त होती है। जैसे x + 10 = 10। अगर आप देखें इसमें चर राशि कौन सा है? x, और अचर राशि कौन है? 10। तो चर राशि पे पावर कितना है? 1। तो कैसा समीकरण हो गया? ये सरल समीकरण हो गया। ओके, और इससे हमें केवल एक ही मान प्राप्त होगा। अगर आप इस +10 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये +10 क्या हो जाएगा? इधर आने पे -10 हो जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू प्राप्त हुई? हमें एक ही वैल्यू प्राप्त हुई। तो ये कैसा समीकरण हो गया? हमारा सरल समीकरण हो गया। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पे, द्विघाती समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको हम ax² + bx + c = 0 के रूप में प्रकट करते हैं, जहाँ a, b और c ये कैसी राशियां हैं? अचर राशियां हैं। और चर राशि कौन सी हो जाएगी? आपकी x हो जाएगी। ओके,
द्विघात समीकरण में चर राशि कौन है? x। इस द्विघात समीकरण चर राशि में x पे कितनी पावर है? 2। कितनी घात है? 2। x पे कितनी घात है? 2। इसलिए इस द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मान प्राप्त होते हैं? 2 ही मान प्राप्त होंगे, 2 ही वैल्यू प्राप्त होंगी, और इन्हें हम मूल या मान भी कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण के प्रकार। पहला प्रकार क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा क्या है? मिश्र द्विघात समीकरण। अब हम समझते हैं पहला प्रकार शुद्ध द्विघात समीकरण, कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, उसमें शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्र द्विघात समीकरण में डिफरेंस क्या है। ओके, यदि हम बात करें शुद्ध द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण में चर की केवल 2 घात वाला पद हो, 1 घात वाला कोई भी पद ना हो, यानी कि सिर्फ 2 पावर वाला कोई पद हो उसमें, x पे या y पे। x पे 1 वाला कोई भी पद ना हो, तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे x² माइनस 25 इजिक्वल टू 0। अगर आप देखें इस x में चर पे कितना पावर है? 2 पावर है, तो ये कैसा समीकरण हो गया? शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या इसमें आपको कोई एक पद वाला जिसमें एक घात हो वो दिख रहा है? नहीं ना, इसमें केवल 2 ही घात वाला है x, इसलिए कैसा समीकरण हो गया हमारा? शुद्ध द्विघात समीकरण। ओके, अब हम आते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे ये x² माइनस 25 इजिक्वल टू 0 है, अगर इसको हमें सॉल्व करना हो तो इस -25 को आप इधर ट्रांसफ़र करोगे, तो ये -25 है, तो अगर इधर आएगा तो कैसे क्या हो जाएगा? +25 हो जाएगा। और यहाँ पे x² है, तो दोनों साइड क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या ले लेंगे? स्क्वायर वो निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे हम। जैसे इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो x² का x हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसमें 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, तो एक x की वैल्यू एक +5 भी हो सकती है और एक -5 भी। तो यहाँ पे आप द्विघात समीकरण होने के कारण इसमें आपको कितने वैल्यू प्राप्त हुए? 2 वैल्यू प्राप्त हुई, एक +5 प्राप्त हुई और एक -5 प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रकार को समझते हैं, यानी कि मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है? उसमें क्या होंगे? एक तो x के पावर 2 वाला भी होगा, और एक क्या होगा? सपोज ये 5x भी होगा, यानी कि एक x वाला भी पावर जिस पे 1 है और एक x वाला पावर 2 है वो भी होगा। तो कैसा समीकरण कहलाएगा? मिश्र द्विघात समीकरण। ठीक है, उसमें क्योंकि 2 घात वाले भी पद होंगे और x पे 1 घात वाले भी पद होंगे। अब हम मिश्र द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, उसके लिए 3 मेथड हैं। पहला तो एक गुणनखंड विधि है, यानी कि बाई फैक्टराइजेशन, और दूसरा जो है मेथड है वो सूत्र द्वारा, बाई फार्मूला, और तीसरा जो मेथड है पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी कि बाई मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाकर मिश्र द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए हम पहले विधि को समझते हैं। पहली विधि क्या है हमारी? गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि बाई फैक्टराइजेशन। पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² प्लस 15x प्लस 56 इजिक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले किससे कंपैरिजन करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इजिक्वल टू 0 से हम पहले इसको कंपैरिजन करते हैं। अगर हम a की वैल्यू की बात करें, अगर हम इस x² में 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इस वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना। अगर तो यहाँ पे a का कंपैरिजन करेंगे इसको, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो जाएगी। b की वैल्यू अगर कंपैरिजन करें इसमें तो कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू 15 हो जाएगी। अगर हम इससे c की वैल्यू कंपैरिजन करें तो कितनी हो जाएगी? 56। यानी कि हमें a b c तीनों की वैल्यू हमें क्या हो गई? मिल गई। तो इसमें पहला स्टेप हम ये करते हैं कि जो पहला a है, ये पहले a की जो वैल्यू है 1, कितनी है? 1, और जो c की वैल्यू है कितनी? 56। इन दोनों को क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 56,
और हम ऐसी कोई दो संख्या लेते हैं कि इन दोनों को गुणा करने पे जो दो संख्या होगी वो कितनी आनी चाहिए, 56। और जो जो दो संख्या हमारे पास मिल रही है उनको जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाला टर्म है यानी कि 15 वो हमें मिलना चाहिए। तो सपोज मैंने कोई दो नंबर लिया 8 इंटू 7, उनको गुणा करने पे कितना आ गया, 56 आ गया, 56 आ गया। और इन दोनों को जोड़ने पे 8 + 7 कितना आ गया, 15, यानी कि हमारा ये बीच वाला टर्म भी आ गया। तो हमारा 8 + 7 हम इस 15 की जगह हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने उसकी जगह क्या कर दिया, 8x², इसको तो जस्ट उतार लिया वैसे ही, फिर x को उतारा, उस 15 की जगह मैंने 8 + 7 पुट कर दिया और प्लस 56 को भी ऐसे ही लिख लिया =0। अब क्या करना है आपको, इस x², इस x का मल्टीप्लाई इसमें होगा 8 में, फिर उसके बाद एक बार 7 में होगा, तो x² हो जाएगा ये। तो इस x का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 8x होगा, और इस x का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 7x होगा, और प्लस 56। ओके, अब हम इन दोनों को x² + 8x को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और हम 7x + 56 = 0 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, इस वाले में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। x हमने कॉमन लिया, आपको पता है कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना है कि डिवाइड करना है। अगर इसमें x कॉमन लिया तो इसमें भाग दो, x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचना क्या है, ओनली 1x। उसके बाद इस 8x में आप डिवाइड करोगे इस x से तो कितना आ जाएगा, ओनली 8 आएगा। अब हम ऐसे ही इसकी बात करें 7x + 56 में, इसमें कौन सा संख्या कॉमन है, अगर आप देखोगे तो 7 यहाँ भी है, इसमें भी 7 आएगा। अगर आप 7 कॉमन लेते हो तो आपको पता है कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो आप इस 7 से इसको डिवाइड करोगे 7x को तो क्या बचना है, ओनली x आना है। इस 56 को डिवाइड करोगे 7 से तो कितना आना है, 8 आना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, x + 8 हो गया =0। अब आप देख रहे होगे कि एक x + 8 तो यहाँ भी आया हुआ है और एक x + 8 यहाँ भी आया है, यानी कि दोनों जगह आया हुआ है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं x + 8। अब हम x + 8 कॉमन ले लिया मैंने। जब x + 8 कॉमन लिया मैंने तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। मैंने यहाँ पे कॉमन लिया x + 8, तो इसको डिवाइड करूँगा तो x + 8 कैंसिल आउट होगा, बचना क्या ओनली x, तो ये x आ गया। अब क्या होना है आपका, अब मैंने यहाँ पे क्या कॉमन लिया हुआ है, x + 8। अब मैंने यहाँ पे x + 8 को डिवाइड किया तो ये x + 8 कैंसिल आउट, बचना क्या ओनली 7 + 7, तो बचा क्या +7। तो ये हो गया x + 8 × x + 7, ओके, =0। अब आप क्या करोगे, इस x + 8 की वैल्यू को एक बारी इसके 0 के इक्वल कर दोगे और एक बारी x + 7 की को इसके 0 के इक्वल कर दोगे। ओके, अब x + 8 = 0 किया आपने तो कितना आ गया x की वैल्यू, इस +8 को इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और इस अगर x + 7 की बात करें =0 तो इस +7 को इधर ट्रांसफर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि हमें x की दो वैल्यू मिल गई, एक -8 मिल गई और एक -7, यानी कि द्विघात समीकरण है, इनकी दो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ये हम गुणनखंड विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, आइए अब हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि x² - 11x + 28 = 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। ओके, अब हम देखते हैं इसमें भी x² - 11x + 28 को किससे कंपेरिजन करेंगे, उसी से ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करो x में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 11। c की वैल्यू कितनी है, 28, यानी कि हमें a b c की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना होता है, पहले स्टेप में आपको इस वाले टर्म को, a वाले टर्म को और c वाले टर्म को क्या करना होता है, यानी पहले और लास्ट टर्म क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो आपने 1 और 28 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 28। अब आपको ऐसी कोई दो संख्या लेनी है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 28 आए और उनको जोड़ने या घटाने पे जो बीच वाला टर्म है वो मिले। तो आप कोई दो संख्या बताओ, जैसे
7 इंटू 4 लिया मैंने, 7 एंड 4 ले लिया, तो उसमें 7 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया, 28 भी आ गया, यानी कि संख्या आ गई मल्टीप्लाई करने पे। अगर हम 7 प्लस 4 को ऐड करें तो कितना आ गया, 11, यानी कि बीच वाला टर्म भी आ गया हमारा 11। ओके, तो हमें दो संख्या मिल गई। क्या हम इस 11 की जगह अब हम 7 प्लस 4 लिख सकते हैं? तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस 11 की जगह मैंने 7 प्लस 4 लिख दिया, प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, इस x से मल्टीप्लाई करना है इस 7 में, और इस x को मल्टीप्लाई करना है इस 4 में। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया, इस x को मल्टीप्लाई किया -7x, अब ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 में तो -4x हो जाएगा, प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे इन दो को पकड़ूंगा और इन दो को पकड़ूंगा। इसमें आपको क्या दिखेगा, x क्या दिखेगा, कॉमन दिखना है, कॉमन लेना है आपको। यहाँ पे एक x कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लिया मैंने। आपको पता है कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x बचना है, इस 7x को डिवाइड किया तो ओनली क्या बचना है, -7, तो ये हो गया हमारा -7। अब हमने क्या किया, इसमें आपको कौन से संख्या कॉमन दिख रही है, 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 आ जाएगा मल्टीपल्स में भी। तो इस 4 मैंने कॉमन लिया, तो इसको डिवाइड करना है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। 4 से 4 डिवाइड किया तो 4x, 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ओनली x बचा। अब मैंने क्या किया, इस 28 को 4 से डिवाइड किया, 4 से 28 को डिवाइड किया तो बचना क्या, ओनली 7। और ये माइनस कैसे हो गया, क्योंकि -4 था, -4 को आप 28 से डिवाइड करोगे तो कितना आना है आपका आंसर, -7 ही आएगा। तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो कि यहाँ भी x-7 हमें मिल गया, यहाँ भी हमें x-7, तो दोनों जगह से हम x-7 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब मैंने x-7 कॉमन लिया, आपको पता है कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। इसमें कॉमन लिया x-7 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचना क्या है, ओनली x बचना है, तो ये हो जाएगा हमारा x। अब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया x-7 से क्या होना, x-7 कैंसिल आउट, बचना क्या, -4, तो अब मेरा क्या हो गया यहाँ पर -4, तो ये एक हो गया हमारा x-7 इंटू x-4 इज इक्वल टू 0। अब हम इस x-7 को अब हम इक्वल कर देंगे एक बारी इस 0 के, और x-4 को हम एक बारी इसको इक्वल कर देंगे 0 के। तो अगर हम इक्वल करते हैं x-7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -7 अगर इधर आएगा तो ये +7 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, +7। अगर हम लेते हैं x-4 इज इक्वल टू 0, तो -4 को अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये +4 हो जाएगा, तो एक बारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब हम इसको हम किस मेथड के द्वारा सॉल्व कर लिए, गुणनखंड विधि के द्वारा। चलिए आज हम बस यहीं तक करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, और सूत्र के द्वारा कल करते हैं, और वर्ग के द्वारा कल सॉल्व करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।